जय हिंद साथियों। राजनीति का खेल पूरा आत्मविश्वास का खेल है। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर राजनीति आप मत कीजिए। शायद यह सबसे बड़ी सीख वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो कि जयपुर के अंदर बैठी है, लेकिन राजस्थान के चुनाव को लेकर उनके भीतर वह आत्मविश्वास नहीं है जो कि दिल्ली में बैठे हुए पीएम मोदी और अमित शाह के अंदर है। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान मामा, जो भोपाल में बैठ करके मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के जो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो आत्मविश्वास दिल्ली में बैठे हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास है। लेकिन अगला सवाल है कि यह आत्मविश्वास आता कहां से है? इस आत्मविश्वास के पीछे वह कौन सी ऐसी ताकत होती है जो कि राज्यों के चुनाव में या फिर लोकसभा का चुनाव ही क्यों ना हो, दिल्ली की भाजपा की सत्ता जिस लिहाज से चलती है उसके मैसेज बिल्कुल संदेश साफ है कि सर्वे हमारा होगा, लिस्ट हमारी होगी, जीतेंगे कैसे आप यह भी हम ही तय करेंगे। यानी आप सिर्फ प्यादे हैं लेकिन दूसरा कोई प्यादा है और हम राजा और वजीर हैं। यह सब कुछ कहने की ही बात नहीं है और लगता ऐसा ही है कि दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की ताकत का एहसास तमाम भाजपा के नेताओं को धीरे धीरे होने लगा है। लेकिन भाजपा के भीतर की मोदी और शाह की ताकत को जहां से निकल कर के आती है, या क्या उसी नब्ज पे उंगली अब सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया है? यानी गर्दन को पकड़ लिया है धर दबोचा है कि इस ताकत के पीछे जो कॉर्पोरेट की पूंजी है, जिस तरीके से पूंजी का बहाव पार्टी के साथ चलती चला जाता है और जितनी बड़ी तादाद में पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आता है और कॉर्पोरेट के जरिए आता है, उसमें कानूनी तौर पर अब वक्त क्या आ चुका है इस सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अपनी फाइल खोल दिया है और तय ये किया कि 31 अक्टूबर को फैसला इस पर आ जाएगा। यानी जिस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे प्रचार की अपने यमन में होंगे, उस दौरान जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे इसी बीच में आना। लेकिन सवाल है कि यह जब आज फाइल खुली और 31 अक्टूबर की जो तारीख मुकर्रर की गई, उसमें यह भी कहा गया कि अगर मामला आगे बढ़ेगा तो 1 नवंबर तक चलेगा। यानी चुनाव की पहली वोटिंग 7 नवंबर से होने वाली है जो मिजोरम के अंदर होगी। लेकिन अगला सवाल यह है कि पूरे के पूरे नवंबर के भीतर में जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं और उनको वोटिंग होनी है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है कुछ ही दिन महीने बाद, क्या वाकई इस बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड की फाइल इतनी मोटी और मजबूत है कि फिर सरकार के भीतर कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास सिर्फ उसी के हिसाब से आता है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जो फंडिंग इस दौर में इस समय में जो भाजपा की होती चली गई, क्या वही उस ताकत की असल पहचान है, असल वजह है जिससे दूसरे नेताओं के पास वह पहुंच ही नहीं पाती? और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें तो इतनी बड़ी फंडिंग होती नहीं है। एक पल के लिए जरा आप आज की फाइल इसलिए भी खोल दीजिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होते वक्त जिस चीफ जस्टिस सीजेआई जब खूब जानना चाहा कि क्या वाकई विधानसभा चुनाव के समय में और लोकसभा के चुनाव के समय भी यह इलेक्टोरल बॉन्ड के खूब बिकते हैं और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग इतनी बड़ी होती है कि क्या वाकई इस समय में आरटीआई के जरिए आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती? क्या इसी समय करप्शन को छुपाया जाता है फंडिंग के जरिए ही? यह बहुत हल्के शब्दों में ही सही, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ ही गई कि अब 31 तारीख को इस पर सुनवाई और फैसला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक उस परिस्थिति को समझने की प्रयास करते हैं कि 2019 के चुनाव के दौरान कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया। जो महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव इस देश के भीतर में होते हैं, उसी महीने या उससे 2 महीने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड बिकना शुरू हो जाता है। अगर बात करें कर्नाटक की इलेक्शन के पिछले समय में 2023 के समय में जो अप्रैल और मई के दौरान जब वहां के जो पूरा नोटिफिकेशन और वोटिंग हो रही थी, उस महीने में इलेक्टोरल बॉन्ड 970 करोड़ के खरीदे गए और उसमें से लगभग 85% भाजपा के पास चला गया। जी हां, अप्रैल से पहले जनवरी में सिर्फ 308 करोड़ रुपए के थे। जो 970 करोड़ की जिक्र कर रहे हैं वो अप्रैल के महीने में जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इलेक्शन चुनाव खत्म होने के बाद कुछ 812 करोड़ रुपए तक पहुंची। यानी चुनाव से एंड पहले और चुनाव के ठीक अगले महीने में
जो इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम होती है वो बढ़ तो जाती है। मसला इतना ही नहीं, कर्नाटक इलेक्शन तक का ही, उससे पहले याद कर लीजिए आप 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जनवरी के महीने में, उससे पहले या उसके बाद की बात करें तो कभी भी 600 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड से कभी नहीं आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से ठीक एक महीने पहले ही जनवरी 2022 के अंदर 1213 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग हो गई। उससे ठीक पहले अगर आप देखिएगा तो 2020 में जब बिहार में जब विधानसभा चुनाव होना था, वो कोविड के समय से निकली हुई परिस्थिति थी, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन से ठीक 21 करोड़ रुपया, ठीक इलेक्शन के बाद सिर्फ 42 करोड़ रुपए आता है, लेकिन इलेक्शन के दौरान 282 करोड़ रुपए आता है। अगर उससे पहले आप लोकसभा के चुनाव के अंदर देखिएगा, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त में कितनी कॉरपोरेट फंडिंग होगी, इसकी इम्तिहान अब इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट पर जो मौजूदा सत्ता जो है उस स्टेज पे लग, सरकार के साथ इस देश के भीतर एक और है, जिन वोटरों का, जिस कॉरपोरेट का, जिस विचारधारा का कुछ भी स्टेक पे लगा हुआ है, वह सब कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में फूकना चाहती। वह कतई ही नहीं चाहेगी कि मोदी सरकार हार जाए, जिससे उसका जो कुछ भी बीते 9 साल के अंदर स्टेक पर लगते चला गया है, आने वाले समय में और सरकार अगर बदले तो कटघरे में खड़ा हो जाए और उनके लिए मुश्किल हालात बन जाए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव तो फंडिंग के लिहाज से बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन एक पल के लिए जरा आप जानिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में जब जनवरी का महीना था तो सिर्फ 350 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन मार्च के महीने में आता है तो 1365 करोड़ हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड से रकम। और जैसे ही पहली रकम वोट होती है पहली बार, तो 2256 करोड़ रुपया वोटिंग चल ही रही थी, रिजल्ट आया नहीं होता है मई के महीने में, तो 822 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ 3-4 महीने के भीतर 4443 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को हो जाती है। जी हाँ, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर नजर नहीं रख पाता? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब इस नस को ही पकड़ लिया है और 31 अक्टूबर को वह जिस फैसले का इंतजार हो सकता है इस देश को इस रूप में भी कर रहा हो, वो मामला आज कैसे किस रूप में खुल करके सामने आया, आज इसकी पूरी जो बातें हुई सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जो प्रोसीडिंग हुई, उसको भी एक बार सुनना चाहिए। क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से जब वकील ने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड बिकना शुरू हो जाता है, आरटीआई से जवाब नहीं मिल पाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा इससे मिल जाता है, कौन पैसा दे रहा है जानकारी ही नहीं होती है, और बाद में उन कंपनियों को आप लाभ दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये कौन कहेगा कि उन्होंने ही फंडिंग की थी, क्योंकि ये जानकारी तो है नहीं किसी के पास। तो कब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सवाल था कि क्या बैंक के पास जानकारी होती है, तो क्या कैश जो दिया जाता है या जिस रूप में बॉन्ड लिया जाता है क्या सब कुछ बेनाम होता है? उन्होंने कहा, वकील ये जानकारी दी कि जी दोनों ही परिस्थिति होती है, बैंक के पास जानकारी भी होती है और कौन दे रहा है ये गुमनाम भी रखा जाता है। तब कहना पड़ा तो ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने अपने तौर पे कहा कि इसे इस रूप में देखिए कि बैंक या नकदी से जो भी खरीदा जा रहा हो, या वोट बैंक या फिर चैनल का जो स्रोत, जो वर्किंग या बैंकिंग चैनल है, इसको मान लिया जाए, या फिर वह पहचान गुमनाम है, लेकिन नकदी पूरी तरह से गुमनाम है, यह बताने का काम क्या बैंक का ही है? तो फिर वकील साहब की तरफ से यह कहा गया दोनों ही परिस्थितियां, और ये जब बात का जिक्र हुआ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और चुनावी समय में फंड एक वाहक फंड की तरह जब एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति के नाम या फिर धारक फंड में कौन कैसे ले रहा है इसकी जानकारी नहीं दीजिए, तो फिर उसके बाद से कहा गया कि यह मान्यता राजनीतिक दलों के पास ही जाता, सरकार के तरफ से इसकी जानकारी दी गई, ऐरे गैरों को नहीं दिया जाता। तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का सवाल था कि राजनीतिक मान्यता प्राप्त जो दल है, अगर उनको इस समय अगर 1% भी उनको वोट मिल रहा है तो भी वो फंडिंग ले जाएंगे, तो कहा हाँ ये तो किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मान्यता राजनीतिक दल के पास है, उसमें 1% मैटर नहीं करता। यानी दोनों तरफ के लेन देन को लेकर के जो गुमनामी में छिपा लेना या फिर जो अज्ञात कर देना या सार्वजनिक
फोन डोमेन से जानकारी को गायब ही कर देना, यह कैसा मैसेज जाता है इस देश के अंदर। और उसी के बाद से सवाल यह उठता है कि क्या इसको मनी ट्रेल से जोड़ दिया जाए या फिर नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि मनी ट्रेल के जरिए इसको जोड़ा जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसे इंडिकेट कर दिया कि मनी व्हील का जो मसला है वो लास्ट सुनवाई के लिए टल दिया। 7 जजों को बेंच इस पे सुनवाई कर रही है। तब कहा गया कि 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है तो 1-2 महीने रुका जाए, जब कोर्ट का फैसला आ जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर उससे हट करके इस परिस्थिति को सुनना चाहते हैं तो फिर हम तैयार हैं। अगर ये तैयार वाली जो परिस्थिति थी उसमें बहुत साफ तौर पर के उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जब वकील और अटॉर्नी जनरल जब दोनों कानून दलीलें दी है उस पर सहमति अगर हो गई है, तो अब जो कुछ भी अदालत के अंदर जो दिए जा चुके हैं, जो सौंपे जा चुके हैं दस्तावेज, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई भी अगर अर्जी आए या कोई आवेदन करना चाहे या फिर कोई एडीआर के तरफ से वकील आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी नोडल काउंसिलिंग द्वारा सब दिया जाएगा और मामले की अनुपम सुनवाई जो अंतिम सुनवाई 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दिया जाता है। और अगर इस पे कोई सुनवाई बड़ी हो जाती है तो 1 नवंबर तक यह जारी रहेगी और सभी परिस्थितियां को देखते हुए 27 अक्टूबर तक नोडल काउंसिल द्वारा ये इस पे सारी स्टैंडर्ड जो भी करना है, जो ऑपरेशन जो भी, वो सब पूरी की पूरी जो कार्रवाई हो, इंडिकेशन बहुत साफ है। जिस समय में चुनाव हो रहा होता है उसी दौरान में इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक बेचना शुरू करते हैं और यह माना भी जाता है कि इस समय में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया तो 15 अक्टूबर के बाद से कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड दोबारा से बिकने शुरू हो सकते हैं, जो नवंबर के महीने तक बिकेंगे और उसके बाद दिसंबर में भी कुछ हिस्सा 15 तारीख तक का मौका दिया जाएगा और उसके बाद 2024 के चुनाव में यह खत्म हो चला जाएगा ये अगले चुनाव के लिए। ये सवाल है कि लगातार आप ये फंडिंग को अगर देखें, या इलेक्ट्रोल फंडिंग हो या कॉर्पोरेट फंडिंग हो, अगर 80% तक सत्ताधारी पार्टी को जाता है, अगर 98% जो छात्रक है इस सत्ता में, तो उनके पास जा रहा है 98% सत्ता के साथ कॉर्पोरेट फंडिंग जो खड़े होने में कोई हिचक नहीं रही है। और इस समय में कॉर्पोरेट फंडिंग और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो फंडिंग को कानूनी जो अमली जामा पहना करके रखा गया, जिससे कोई हस्तक्षेप तक ना करे, कोई इस पर उंगली तक ना उठाए, लेकिन ये मामला लगातार बढ़ते हुए चल गया आगे और तमाम सबूत एडीआर ने अपने तरफ से रखा और उसके इस बात की जानकारी दी कि दरअसल इस फंडिंग किस तरीके से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर कोई दे नहीं रहा है तो फिर बताए कि इससे पहले की परिस्थिति की कोई भी विदेशी फंड नहीं आना चाहिए थी, लेकिन अब ये व्यवस्था है कि विदेशी फंड आ सकता है। शर्त एक ही है कि कंपनी हिंदुस्तान के अंदर हो, हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हो और हिंदुस्तान पे उसका जो उस पे हो किसी ना किसी रूप में हो और शायद 74% से ज्यादा पैसा बाहर का लगा हो, लेकिन सरकार ने छूट दे रखी है कि उसमें विदेशी निवेश हो सकता है तो वो फंडिंग भी कर सकता है। तो जब विदेशी निवेश कर सकता है, वो फंडिंग भी कर सकता है, तो इस देश की पॉलिसी भी उस फंडिंग करने वाले को लाभ भी पहुंचा सकते हैं। यह भी बहुत बड़ा क्लियर कट सवाल है। तो क्या यही वह एक ऐसी नब्ज है, नस है जो कि दिल्ली की सत्ता को या फिर भाजपा के मौजूद हाईकमान को इतनी ताकत देती थी कि वह कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ जो सर्वे कराते उसी हिसाब से, जिसमें मन चाहे टिकट दे, मन चाहे टिकट ना दे, चाहे तो सांसदों को उतार दे, चाहे तो वो राज्य के मंत्रियों को टिकट काट दे, चाहे तो एमएलए के टिकट काट दे, चाहे तो वो नई तस्वीर को, छवि को लेकर के, और गारंटी इस बात की है कि कोई दूसरे में ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्यों नहीं है। अगर सवाल है कि ये आत्मविश्वास इतना बड़ा है, अगर उसकी गर्दन पर सुप्रीम कोर्ट की उंगली अगर अभी पहुंच गई है और पूरा मसला फंडिंग का है, तो क्या इलेक्शन के बीच में ही अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अब फैसला आने की तैयारी है, तो जो बात आगे बढ़ चुकी है, अगर देश के भीतर के में अगर किसी भी पैसे को अगर कैसे छुपा सकता है, इस सवाल का जवाब तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है। और खास तौर पे तब जब मसला हजारों करोड़ का हो और सीधे तौर पर इस देश के उस राजनीति को प्रभावित कर रहा हो, जिस राजनीति की इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी को स्थापित करने का दावा करती हो। और डेमोक्रेसी का मतलब इस देश में चुनाव हो और चुनाव के साथ ही प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और इस देश के भीतर में
इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई अगर नहीं होती है, क्योंकि वहां पर नीतियां भी सरकार कर रही है, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई क्या इन बातों को समझ गए हैं कि इस परिस्थिति में, समझने की परिस्थिति में, या इस समय सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह मामला जाएगा तो क्या एक ऐसी परिस्थिति उभर करके आएगी जिसमें सत्ता के लिए मुश्किल होने वाली है सरकार के लिए। और यही वो आत्मविश्वास है। तो ये आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, इसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश जो लिस्ट जारी हुए उसमें उसको भी एक पल के लिए देखा जा सकता है। 11 सांसदों को उतारा गया है। 7 सांसद लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे और 4 सांसद जो है अभी वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के भीतर में ऐसे ऐसे चेहरे गायब हो गए जो सोच रहे थे हम चुनाव में नजर आएंगे। वसुंधरा राजे जो सोच रही थी कि हमारे लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो उसमें से 40% को टिकट दिया गया, बाकियों को टिकट नहीं दिया गया जो उनके अपने चेहरे हैं। खुद वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो यह सस्पेंस है। जैसे शिवराज सिंह चौहान को आखिरी क्षण में गोधरी से टिकट दे दी गई, चलिए आखिरी चुनाव वो लड़ लीजिए। लेकिन सवाल एक पल के लिए एक और की बिधूरी लाल का सुनिए, राज्यवर्धन राठौर, बालकनाथ, देवजी पटेल, भागीरथ चौहान, नरेंद्र जी, ये दरअसल ये सांसद है जो मैदान में उतर रहे हैं। और जिक्र जो दिया कुमारी कहां से चुनाव रही है, विद्याधर नगर से चुनाव लड़ेगी, जो कि भैरव सिंह शेखावत के परिवार के सीट पर, लेकिन अब दिया कुमारी वहां पर से चुनाव लड़ेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया की सबसे करीबी राजपाल शेखावत, उनकी सीट बहुत बड़ा थी जहां से राजवर्धन को टिकट दे दिया गया है। तो क्या यह कहा जाए कि जो करीबी है, चाहे वो बाबूलाल गुर्जर हो या चाहे शेखावत जी हो, चाहे उनका टिकट कट गया, या फिर वसुंधरा की नहीं चली, या फिर यह माना जाए कि कोई उनके जो करीबी जो चौधरी जी है या बबलू चौधरी है उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन पूरी इस प्रकरण के भीतर का जो वाकई एक ऐसी बिसात दिल्ली हाईकमान बिछा रहा है, जिसमें वह अपने तौर पे तो संतुष्ट होता है कि दरअसल इससे पहले की राजनीति जहां जहां चुनाव हारी, वहां वहां अभी हम नए तरीके से, नए सिरे से अब राजनीति के कमान को कसेंगे। 19 जगह ऐसे हैं जहां पे भाजपा 2008 के बाद चुनाव कभी जीती ही नहीं। उन 19 सीटों में से 11 जगहों पे बिल्कुल नए चेहरे को, नए उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। नवलगढ़ है, उसमें झुंझुनू वाला है, रस्सी है, बागी दौरा है, सखोटरा है, और भी ऐसे कई जगह हैं जहां से नए नए चेहरों को वहां पे खड़ा किया गया है। और नई दिल्ली हाईकमान अपने तौर पर इसको कितना मजबूत बना पाएगी। दूसरा सवाल एक चीज और यहाँ पे है कि इस देश के भीतर में जो सहयोगी राजनीति है, सहयोगी की, चाहे वसुंधरा सुनती रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान सोचते रहे हो, या फिर परिवार के तौर पे सिंधिया परिवार पूरा सोचता रहा हो कि हमारी ताकत जहां भी रहेगी, कम से कम इस पूरे इलाके में, जो ग्वालियर संभार का, चंबल का जो इलाका है, यहाँ पे हमारी ही तो चलेगी। कहा एक झटके में दिल्ली के आत्मविश्वास ने उन्हें भी तोड़ के रख दिया, डिगा दिया। और अपने तौर पे देख लीजिए तो जो यशोधरा राजे ने कहा जो शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगी, तो वसुंधरा राजे ने चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो राजनीति में आने वाले समय में ये बात कोई नहीं जानता, जाएंगे राजनीति में या नहीं जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौर में कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ टिकेंगे, इस बात की जानकारी अभी नहीं है। कुछ विधायकों के जो हटा दिया गया या कुछ पुराने विधायकों को जो टिकट दे दिया गया, क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इस देश के अंदर में, जहां पे चुनावी जीत ही सारी आत्मविश्वास को पैदा करती है? क्योंकि इस देश के अंदर में, इस परिस्थिति में एक ऐसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स इस समय में नरेंद्र मोदी जी और शाह की रही है, जो इतनी अग्रेसिव तरीके से चल रही है कि उसके काउंटर में कांग्रेस को भी एग्रेसिव होना पड़ गया। अपनी पारंपरिक राजनीतिक नींव को छोड़ करके वह भी एक ओबीसी और पिछड़े और जाति की राजनीति को कहीं ज्यादा तेजी से उभारने लगी। इसकी अपनी जो आइडिया ऑफ कांग्रेस जो इंडिया था, वो एक झटके में ही दरकिनार हो गया और नायक एक नई प्रक्रिया और नई पहल को शुरुआत कर दिया गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का जो चुनाव जीतने के लिए होता है, इसमें 3-4 बातें ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आत्मविश्वास के पीछे होती है। पहली चीज जो इसके अंदर होती है, जो पहला, वो सबसे पहले मनी ट्रेल होता है, पैसा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पे उंगली रखी है, मना लीजिए आपकी उस पर जो पैसा आए, जो फैसला आए, उस पैसे के लेकर के एक साफ करने की दिशा में एक फैसला निकल करके आए।
दूसरी परिस्थिति ऐसा है, अलग अलग माध्यमों से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया गया है, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन केंद्र की ताकत वहां संसद के भीतर उसकी बहुमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी डिगा देता है। वो चुनाव आयोग का नियुक्ति का मामला हो या फिर इस देश के भीतर में जो जांच एजेंसियां, संस्थाएं हैं, एजेंसी हैं, उनको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने के जो आरोप सरकारों पे लगातार लगी है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाया। वो एक समय में सीजीआई थे और सीबीआई थी एक समय में, अभी ईडी है, एक दौर में इनकम टैक्स। तो जांच एजेंसियों का साथ होना, कॉर्पोरेट की फंडिंग होना, और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसके अंदर है, वह लोग जिनका इस स्टेक इस नए धारा की राजनीति के साथ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस समय में नरेंद्र मोदी और शाह की सियासत में खड़ा है, उनके साथ किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से उन्हें हाशिए पे नहीं धकेलना है, उनके अनुकूल ही फैसले देने होंगे। तो क्या फैसला हो सकता है एक समय में जो सीए राफेल को लेकर के उठ रहा हो, एक दौर में इस देश के अंदर में हिंदुत्व राष्ट्रवाद को लेकर के उठता हो, या एक समय था जब अल्पसंख्यकों को हाशिए में धकेलने को लेकर के उठाओ, कुछ भी ऐसा हो सकता। लेकिन एग्रेसिव राजनीतिक के अंदर जो तबका साथ जुड़ा, जिसका स्टेक मौजूदा समय में सरकार के साथ है, उनके साथ सरकार खड़ी है और वो सरकार के साथ खड़े रहे। यह तीसरा चौथा हिस्सा होता है जो आत्मविश्वास इससे आती है। असंयोग से यह भारत देश के बीच राजनीति के भीतर में ये 3-4 माध्यमों से, इससे पहले कोई भी राजनीतिक सत्ता हो या फिर कोई भी प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, इस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर कभी नहीं किया। जो सहयोगियों ने राजनीति साधी तो अपने वोट बैंक को लेकर के ही साधा, चाहे वो पिछड़ा राजनीति से निकले हुए राजनीतिक दल हो या फिर दूसरे काम से, या फिर वहां पे पार्टी के तौर पे उनकी मौजूदगी हो, या फिर वो कहीं पर चंद्रबाबू नायडू हो या तेलंगाना के भीतर केसीआर की हो। तो ऐसे मैसेज संदेश बिल्कुल 3-4 क्लियर होता है। ऐसे कि सबसे बड़ा मैसेज कि क्या चुनाव का जब ऐलान हो गया, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला देने की तारीख को मुकर्रर कर चुका है और अब 15 तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड भी एसबीआई बैंक से बिकने शुरू होने वाले हैं, जिसका ऐलान होने ही वाला था। ज्यादा से ज्यादा 15 होगा, 18-20 दिन का होगा। तो क्या इस पूरे प्रक्रिया के दौरान क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा देता है या फिर सरकार से सवाल करता है, तो फिर क्या स्थिति क्या हो सकती है। जिस समय में कॉर्पोरेट सरकार के साथ खड़ा है, विपक्ष सीधे सीधे कॉर्पोरेट की इकोनॉमी और उसके साझेदारी जो सरकार के साथ है और उसको निशाने पे ले रहा है, तो फिर कॉर्पोरेट कहीं ज्यादा पैसा अलग अलग इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए और सरकार को देने की परिस्थिति में आएगा, या फिर सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी उसकी फंडिंग में आई जाएगी, या फिर सरकार की नीतियों में कॉर्पोरेट का और जख्म बढ़ जाएगा। ये भी देखने वाली बात है। और तीसरी परिस्थिति ये है कि इन परिस्थितियों के भीतर अगर सरकार लगातार नरेंद्र मोदी जी या फिर भाजपा, जो मोदी बीजेपी वाली जो सरकार है, अगर ये आने वाले समय में जिस राजनीति को साधना चाह रहे हैं, वो हर उस रास्ते को बंद ही कर देंगे जिसके सामने इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन यानी रोक अवरोध पैदा करने के लिए, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, चाहे संवैधानिक तौर पे हो, चाहे इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक तौर पे ही क्यों ना हो। तो राजनीतिक का यह नए मिजाज को आप देखते रहिए, इंतजार कीजिए वो 31 अक्टूबर के दिन का। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।